नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे दोस्तों से कुछ बताना चाहती हूँ, या फिर यूँ कहूँ कि आप सब से मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरे कुछ दोस्त शायद मुझसे खफा हैं, रूठे हुए हैं, क्योंकि मैंने इतने दिनों से उनके कमेंट्स का कोई जवाब नहीं दिया है। और मैंने जो भी कहानियाँ की हैं वो कहानियाँ इस तरीके से की हैं जिसमें मैंने मेरे दोस्तों को कभी भी मेंशन नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कहानियाँ मेरी पुरानी कहानियाँ हैं और इतने दिनों से मैं कहानियाँ नई ना तो ला रही थी और ना ही अपलोड कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ थी और मैं शहर से बाहर थी, जिसकी वजह से मैं कहानियाँ अपलोड नहीं कर पा रही थी। सबसे पहले तो मैं मेरी फ्रेंड रूबी जी को उनके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। रूबी जी, आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, लेकिन बिलेटेड। सॉरी, मैंने वक्त पर कहानी नहीं लाई, जिसके वजह से आपके बर्थडे वाले दिन मैं आपको अपनी विशेस नहीं दे पाई। लेकिन मुझे पता है मेरे सारे दोस्त मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उन्हें इन बातों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो अपना प्यार, सपोर्ट और साथ हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतनी बातें बहुत हो गई। अब हम बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे हमें ये पता चलता है कि दुख एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी आपका जेंडर नहीं देखती। कभी दुख औरतों को बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है और कभी यही दुख, यही डोमेस्टिक वायलेंस मर्दों को भी बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। हाँ, आप सबने बिल्कुल सही सुना, मैं मर्दों की बात कर रही हूँ, पतियों की। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि आज के ज़माने में होने के लिए कुछ भी हो सकता है। ये कुछ गिने चुने लोगों की बातें होंगी, लेकिन हैं ज़रूर। उनमें से ही आज किसी की सच्ची दास्तान मैं आप सबके सामने लाई हूँ। और उस बंदे का नाम था प्रदीप। प्रदीप एक ऐसा इंसान था जिसने जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ अपने माता पिता के आज्ञा के बिना, उनके ऑर्डर के बिना, उनके इंस्ट्रक्शन के बिना कभी नहीं की थी। और आज भी जब उसकी शादी हो रही थी, तब भी उसने ये बात अपने माता पिता की ही मानी थी। मेरे कहने का मतलब है कि उसकी शादी अरेंज मैरिज थी। माता पिता ने एक अच्छे घर की सुंदर सुशील लड़की ढूंढी थी, जिससे बड़े धूमधाम से प्रदीप की शादी करवाई जा रही थी। और उसका नाम था प्रगति। प्रगति एक ऐसी सीधी साधी और समझदार लड़की लग रही थी कि प्रदीप अपने आप को आज दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी मान रहा था। प्रदीप के मन में इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन थी कि प्रदीप को ऐसा लग रहा था कि आज के बाद प्रदीप की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ये औरत उसके ज़िंदगी का हर तरह से मायने बदल कर रख देने वाली है। और कहीं ना कहीं प्रदीप शायद सही ही समझ रहा था। प्रदीप की शादी हो गई और उसके बाद प्रदीप की ज़िंदगी में वो तूफ़ान आया जिस तूफ़ान के बारे में प्रदीप को कोई अंदाज़ा नहीं था। प्रदीप की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई।
बर्बाद हो गई। पैसे से नहीं, किसी और चीज से भी नहीं, लेकिन उसके पत्नी के दिए गए दुखों से। उसकी पत्नी हर तरीके से अपने पति को पति ना समझकर कुत्ता, जानवर या फिर यूं कहूं कि उससे भी ज्यादा कुछ बदतर समझती थी। वो हर जगह अपने पति की बेइज्जती करती, अपने पति का मजाक उड़ाती, पति को हर वक्त मेंटली टॉर्चर करती और ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड रखती कि प्रदीप कोई कम पैसे नहीं कमाता था। प्रदीप की इनकम बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि एक बड़े मेट्रो सिटी में भी प्रदीप हर अय्याशी के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से चला सकता था, अगर थोड़ा समझदारी से चला जाता तो। लेकिन प्रदीप के कमाए हुए उतने पैसे भी कम पड़ रहे थे और प्रदीप शुरू शुरू में तो इन चीज़ों को ये सोच कर इग्नोर कर दिया करता था कि ठीक है, कोई बात नहीं, शायद धीरे धीरे वक्त के साथ ये चीज़ें सुधर जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वक्त के गुजरने के साथ साथ प्रदीप की ज़िंदगी बद से बदतर होती चली गई। देखते देखते जैसे तैसे ऐसे ही गंदी जिंदगी बिताते हुए 8 साल बीत चुके थे और प्रदीप को अब इस बात का एहसास होने लगा था कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा कभी नहीं हो सकता। प्रदीप बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी और डिप्रेस हो गया। प्रदीप ने इस बीच कई बार अपना इलाज भी करवाया। वो साइकियाट्रिस्ट के पास गया, लेकिन किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आखिरकार इन 8 सालों में प्रदीप को सारी बातें साफ साफ समझ में आने लगी। प्रदीप की पत्नी जब भी किसी कोई बड़ी डिमांड उसके सामने रखा करती थी तो वो हमेशा एक ही बात कहा करती थी, मेरी अगर इस डिमांड को तुमने पूरा नहीं किया तो तू, तेरे माँ बाप, तेरी बहन, सबको जेल में चक्की पिसवाऊंगी। ये बोलकर कि तुम लोगों ने इतने सालों तक मुझे दहेज के लिए टॉर्चर किया और तो और तू मुझे ढंग से रखता नहीं है, मारता पीटता है, तेरे ऊपर केस कर दूंगी। और भी कई सारी गंदी गंदी बातें जो मैं आप सबको यहाँ खुलकर बता नहीं सकती। और इतना ज़्यादा उसे टॉर्चर करती थी कि अब प्रदीप थक चुका था, हार चुका था। उसने कई बार ये कोशिश की कि उसकी पत्नी उसे डाइवोर्स दे दे, उसे छोड़ दे, उससे अलग हो जाए, लेकिन इसके लिए भी उसकी पत्नी कभी भी तैयार नहीं हुई। और प्रदीप आज उस मोड़ पर खड़ा था जिस मोड़ पर शायद कई लोग इतना कुछ झेलने से पहले ही आकर खड़े हो जाते हैं। प्रदीप ने आज अपने मन में वो बात तय कर ली थी जिसको सोचकर भी माता पिता या कोई अपना डर जाए, घबरा जाए। मेरा मतलब है सुसाइड, आत्महत्या। और प्रदीप ने वही किया। प्रदीप की पत्नी, उसकी माँ मतलब प्रदीप की सास और उसकी साली, साले जो कि 2 थे, साली 1 थी, ये सब मिलकर वही ज़्यादातर रहते और प्रदीप को साथ में टॉर्चर किया करते। और आज ये सारे लोग घूमने के लिए बाहर गए हुए थे और घूमकर आने के बाद जब प्रदीप की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो उसने जो सामने का नज़ारा देखा उसे झटका लगना चाहिए था, शॉक लगना चाहिए था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने बहुत ही रूखे अंदाज में कहा, बेवकूफ़ कहीं का, घटिया इंसान, अच्छा हुआ मर गया, इसे तो मर ही जाना चाहिए था। ये सारे शब्द वो अपने पति के लिए कह रही थी।
सामने प्रदीप की लाश पंखे से लटक रही थी, झूल रही थी। प्रदीप की आंखें बाहर आ चुकी थीं, जबान भी थोड़ी हलक से निकल कर लटक रही थी। मुंह से लार जैसा कुछ थोड़ा बाहर आकर गिरा हुआ था और वो हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे मानो अभी कुछ देर पहले ही वो लटक कर उसने अपने प्राण त्याग दिए हों, वो भी छटपटाते हुए, तड़पते हुए। और ये देखकर उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आई और पास आकर वो वहां पर कुछ ढूंढने लगी, मानो जैसे वो कोई ऐसी चीज ढूंढ रही है जिसका उसे पहले से अंदाजा है। वो ढूंढ रही थी प्रदीप का सुसाइड लेटर और वो उसे मिल गया। उसने जैसे ही उस लेटर को देखा, उस लेटर को पढ़ने के बाद वो गुस्से से प्रदीप की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसमें वही बात लिखी थी जो सच थी और जिसका अंदाजा उसकी पत्नी को भी कहीं ना कहीं था। और वो बात थी कि प्रदीप के मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, उसके पूरे के पूरे ससुराल पक्ष के लोग हैं। ये देखकर वो गुस्से से उस लेटर को मोड़ते हुए पता नहीं क्या सोचकर उस लेटर को चबा चबा कर खा गई और हंस हंस कर कहने लगी, अब बता किसी को आकर कि तेरे मौत का जिम्मेदार कौन है। मैं भी देखूं तू अब मरने के बाद क्या ही कर लेगा। और फिर उसने ये देखा कि वहां प्रदीप के लाश के ठीक सामने एक बड़ा सा आईना रखा हुआ है, जो आईना अभी तक उनके अंदर के कमरे में रखा रहता था। ये देखकर भी वो अजीब तरीके से मुंह बना रही थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। थोड़ी देर में पुलिस को बुलाया गया। पुलिस आई, उन्होंने पूरी तरह से तफ्तीश की और तफ्तीश के बाद ये पता चला कि उसकी पत्नी सच में घर में नहीं थी। घर में कोई भी नहीं था। इसका मतलब ये साफ था कि वो आत्महत्या ही थी। अब उसकी पत्नी ने अपने बाहर होने के भी काफ़ी सारे सबूत दिए। उसकी पत्नी पर कोई बात नहीं आई और उसके बाद ये लोग उसके लाश को लेकर चले गए। थोड़े ही टाइम बाद उसका पंचनामा हुआ और लाश का अंतिम संस्कार करते वक्त लाश को जब हैंडओवर करना था, तब लाश को लेने के लिए उसकी पत्नी सामने भी नहीं आई। लाश को माता पिता के सुपुर्द किया गया। माता पिता ने पूरे रस्मों रिवाज से सारी चीज़ें पूरी की और उसके बाद माता पिता दुख के एक ऐसे सागर में डूब चुके थे जिसका कोई अंत नहीं था। अब ये दुख उनकी जिंदगी में तब तक था जब तक कि वो दोनों जिंदा थे। वो दोनों पहले अपने बेटे के ही साथ रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे बहू की हरकतों के वजह से आखिरकार उन्हें वो घर छोड़कर अलग होना पड़ा। वो घर प्रदीप का था, जिसे उसने अपने माता के ही नाम पर खरीदा था, लेकिन पत्नी के टॉर्चर की वजह से आखिरकार माँ ने, मतलब प्रदीप की माँ ने, वो घर अपने बहू के नाम पर कर दिया था और आज वो ठाठ से वहाँ पर रानी बनकर राज कर रही थी। इधर उसकी पत्नी जिस तरीके से उसे अभी होना चाहिए था, वो बिल्कुल अपोजिट थी। वो काफ़ी खुश थी, रिलैक्स थी। तभी उसे एक खबर मिली कि प्रदीप मरने से पहले उसने एक इंश्योरेंस लिया था, जिस इंश्योरेंस में पैसे मिलने वाले थे लगभग 15 करोड़ रुपए। लेकिन वो 15 करोड़ रुपए मिलने वाले थे उसके माता पिता को।
ये इंश्योरेंस किस तरह का था ये मुझे नहीं पता, लेकिन इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले थे और वो पैसे माता पिता को मिलने वाले थे। सबसे बड़े दुख की बात तो अब उसकी पत्नी के लिए ये थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो अपनी माँ के साथ बैठकर अब ये प्लानिंग कर रही थी कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम सारे के सारे पैसे बूढ़ा बुढ़िया से वापस से लूट सकें। वो भी इस उम्र में इस पैसे का करेंगे क्या। तो अब इन पैसों पर उसकी पत्नी होने के नाते तो पूरा हक मेरा बनता है और इसमें हाँ में हाँ मिलाने के लिए उसका पूरा परिवार था। ये लोग ये प्लानिंग कर ही रहे थे और प्लानिंग में कुछ बात बन नहीं रही थी। तब तक उसके भाई और बहन सबने ये कहा कि वो अब अपने घर जा रहे हैं और इतना कहकर वो तीनों अपने घर के लिए निकल गए। घर पर पहुंचते ही बहन ने तुरंत कहा, अच्छा भैया, मैं ना थोड़ी देर में मुझे मेरी दोस्त से कोई नोट्स लेने हैं, तो मैं उससे जाकर नोट्स लेकर आती हूँ। भाइयों ने भी मना नहीं किया और बहन अकेली ही रास्ते पर निकल गई किसी से मिलने। किसी से मतलब उसका कोई बॉयफ्रेंड था और उससे मिलकर आराम से पूरा वक्त बिताकर अब वो रात के लगभग 11 बजे घर लौटकर वापस आ रही थी और रास्ते लगभग सुनसान हो चुके थे। वो जब एक पूरी तरह से सुनसान गली में गुजरी तब उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने कई बार पलटकर मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब सपना को थोड़ा डर लग रहा था। रात भी ज़्यादा हो चुकी थी। सपना ने तेज तेज कदम बढ़ाते हुए सोचा वो जल्दी से इस अंधेरे सुनसान गली को पार कर जाएगी। लेकिन जैसे जैसे उसके कदमों की रफ्तार बढ़ती वैसे वैसे पीछे वाली आवाज़ भी बढ़ती चली जा रही थी और आखिरकार सपना को एक आवाज़ आई, सपना, सपना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किससे मिलने आई थी? ये आवाज़ सुनते ही सपना के जैसे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि ये आवाज़ तो जानी पहचानी थी। ये आवाज़ थी उसके जीजा जी की। ये आवाज़ सुनकर सपना को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने जैसे ही पलट कर देखा उसके होश उड़ चुके थे क्योंकि पीछे सच में उसके जीजा जी खड़े थे जो कि अभी बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। लेकिन नॉर्मल लगने से क्या होता है, सपना को ये बात अच्छे से पता थी कि वो नॉर्मल नहीं है, वो तो मर चुके हैं। अब सपना और तेजी से भागने की कोशिश करने लगी। तब तक अचानक उसी के एक पैर में उसका दूसरा पैर फंसा और वो ज़मीन पर वहीं गिर गई। उसके घुटनों में और उसके हाथों में काफ़ी चोट आ गई और उसके बाद सपना बार बार पीछे खिसक रही थी। वो चाह कर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी ताकि वो वहाँ से भागने की कोशिश कर सके। और धीरे धीरे प्रदीप अपनी साली की तरफ आगे बढ़ रहा था और बार बार उससे यही पूछ रहा था, मुझे भूल गई सपना? तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? मैं तो तुम्हारा जीजा जी हूँ ना। और सपना रोते गिड़गिड़ाते अपने जीजा जी को दूर रहने के लिए कह रही थी, नहीं नहीं जीजू, प्लीज़ दूर हो जाइए, प्लीज़ जीजू, ऐसे मत कीजिए जीजू, आप तो मर चुके हैं, आप कैसे वापस आ सकते हैं जीजू? प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद आपके बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलूँगी। मैं पूरी ज़िंदगी आपके मरने के बाद भी आपकी इज़्ज़त करूँगी। और भी जो कुछ उसे अपनी गलतियाँ इस वक्त पर याद आ रही थी, उस हर गलती की वो माफ़ी मांग रही थी।
लेकिन वो माफ़ी किससे मांग रही थी? क्या कोई मरा हुआ इंसान जो आपकी गलतियों की वजह से मर गया, जिसने अपनी इतनी कीमती चीज़, अपनी ज़िंदगी खो दी, वो क्या अब आपको माफ़ करेगा? नहीं, कभी नहीं। और ऐसा ही कुछ प्रदीप के साथ भी था। प्रदीप बिल्कुल भी माफ़ करने के इरादे से तो यहाँ नहीं आया था, और प्रदीप ने ऐसे ही लगातार सपना को डराया, और डराने के बाद उसने सपना से कहा, ठीक है, जाओ अपनी बहन के पास जाओ और उसे जाकर ये बात बताना भूलना मत कि मैं तुम सबके लिए वापस आ गया हूँ और मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। प्रदीप के गायब होते ही सपना तुरंत ही उठकर खड़ी हुई। क्या चोट और क्या दर्द, वो सब कुछ भूल चुकी थी। पागलों की तरह वो हांफते गिरते पड़ते अपनी बहन के पास पहुंच गई, और वहां पहुंचकर उसने डरते घबराते अपनी बहन को सारी बातें बताईं। उसकी बहन ने उसकी सारी बात सुनी, और उसके बाद उसने एक सवाल किया। उसने पूछा, कहाँ गई थी तू इतने रात को? किससे मिलने गई थी? तब सपना ने उसे डरते हुए कहा, दीदी आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं आपको जीजू के बारे में बता रही हूँ। जीजू वापस आ गए हैं, मैंने उन्हें देखा। लेकिन सपना की बहन उसके किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर रही थी, और वो उसे लगातार डांटे जा रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई मरा हुआ इंसान भी कभी वापस आता है क्या? तुम क्या नशा करके आई हो? और भी कई सारी बातें। तब तक थोड़ी देर में ही सपना की बहन को उसके भाइयों का कॉल आया, और उन्होंने भी वही बात अब अपनी बहन को बताई जो इतनी देर से सपना अपनी बहन को बताने की और उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब भाइयों की भी बात को सुनकर उसकी बहन ने भरोसा नहीं किया, बल्कि उसकी बहन ने कहा, तुम तीनों ने साथ में मिलकर कोई नशा किया है क्या? तुम तीनों का दिमाग खराब हो गया है। और भी वही सारी उल्टी सीधी बातें जो अभी तक वो सपना को सुना रही थी, वो सारी बातें वो अपने भाइयों से भी कहने लगी। और थोड़ी ही देर में उसके कानों में एक आवाज़ आई, सपना बिल्कुल सच कह रही है, मैं सच में आ गया हूँ डार्लिंग, तुम लोगों के पास। और इतना कहकर एक भयानक हंसी उसके कानों में गूंज गई। उसने तुरंत उस तरफ पलट कर देखा जिस तरफ से ये आवाज़ आई थी, और उस तरफ पलट कर देखते ही उसके हाथ से फ़ोन का रिसीवर गिर गया, और उसने देखा वहाँ पर प्रदीप खड़ा था। अब प्रदीप को देखकर उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वो बार बार अपनी आंखें मल रही थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। और प्रदीप ने ये चीज़ अपनी सास को, साली को, अपनी पत्नी को, हर किसी को एहसास दिलाया कि वो यहाँ सच में है। और उसके बाद उन सबको डराकर धमकाकर वो वहाँ से ये कहकर गायब हो गया कि अब वो उन सब के साथ 24 घंटे रहेगा, और वो यहाँ अपने मौत का बदला लेने आया है। उसके बाद प्रदीप वहाँ से तुरंत गायब हो चुका था, लेकिन अब प्रदीप को सच में देखकर सबकी हालत खराब हो चुकी थी। उसके बाद प्रदीप अक्सर उन सबके सामने आ जाया करता, बार बार उनसे कहता, क्यों, तुम सबको तो 15 करोड़ रुपए चाहिए थे ना, अब तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, जाओ मेरे माता पिता से पैसे ले लो। लेकिन उसकी पत्नी रोती
गिड़गिड़ाती और बार बार माफ़ी मांगती। ये कहती कि मैं तुम्हारे माता पिता से कभी कुछ नहीं कहूँगी। मैं उन्हें अपने माता पिता मानकर हमेशा उनकी इज्जत करूँगी। और तो और मैं उनके पैर तक धो के पीऊँगी। तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दो। और प्रदीप बैठे बैठे इन लोगों के मज़े लेता। प्रदीप हर बार जैसे ही ये उस डर से थोड़ा भी बाहर निकलते, प्रदीप तुरंत सामने आता और इन सबको अपने होने का एहसास दिलाता और फिर वहाँ से इन्हें उसी भयानक डर के गड्ढे में ढकेल कर गायब हो जाता। अब इनका जीना, सांस लेना, खाना पीना, सोना सब हराम हो चुका था। इन्होंने उपाय करवाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया और उस तांत्रिक को बुलाने के बाद वो काफ़ी पहुँचे हुए और ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने तुरंत ही सारी चीज़ें शुरू की और शुरू करते ही उन्होंने ये बताया कि ये आत्मा ज़रूरत से ज़्यादा शक्तिशाली है। और थोड़ी ही देर में प्रदीप उनके सामने आ गया। उन्होंने तुरंत ही प्रदीप को वहाँ से जाने की आज्ञा दी, लेकिन प्रदीप ने तुरंत कहा, क्यों बाबा जी, आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं? मैं किसी भी और को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बिना मेरे किसी गलती के मुझे मार दिया गया। और फिर प्रदीप ने ये भी कहा, क्यों आपकी शादी नहीं हुई? बाबा ने कहा, नहीं। तब प्रदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद इसीलिए आप आज तक जिंदा और सही सलामत हैं। उसके बाद प्रदीप ने अपनी सारी आप बीती एक एक करके उनको सुना दी। और सारी बातें सुनने के बाद बाबा ने कहा, वो सब तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन चुका, समझ भी गया, लेकिन तुम ये भी तो समझो कि तुम अब जिस हालत में हो, ये जगह तुम्हारी नहीं है। तुम्हें मुक्ति मिलनी चाहिए, तुम्हें अब शांति मिलनी चाहिए। जो शांति तुम्हें पूरी ज़िंदगी नहीं मिली, मैं तुम्हें वो शांति दिलवा सकता हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे सारी क्रियाओं का असर तुम पर क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब तुम ज़रूर कुछ न कुछ अपने यहाँ पर अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करके गए हो। तब प्रदीप ने कहा, जी बाबा जी, आप बिल्कुल सही समझे, आप बहुत समझदार हो। और उसके बाद प्रदीप ने ये कहा कि मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। और आखिरकार जब बाबा को ये बात समझ में आ चुकी थी कि प्रदीप ने जो जो क्रियाएं कर रखी हैं और प्रदीप के साथ जो हुआ वो अच्छा तो नहीं था, और बाबा जी झूठ का साथ, गलत का साथ भी नहीं देते थे, तो बाबा जी ने अपना झोला बस्ता पैक किया और वहाँ से उठकर चले गए। उसके बाद लगातार उन लोगों ने किसी न किसी बाबा को हर दूसरे तीसरे दिन पर घर पर बुलाया, जो सारे के सारे ठग ही थे, जिन्होंने अच्छे खासे मोटे पैसे उन लोगों से निकलवा लिए, लेकिन कोई भी कुछ भी प्रदीप का बिगाड़ नहीं पाया। और अब ये सारी चीज़ें करते करते लगभग 1.5 साल बीत चुके थे, और इन 1.5 सालों में इन सब की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वो सब बार बार यही सोचते थे कि या तो उन्हें मौत आ जाए या तो वो खुद को कुछ कर ले। आखिरकार एक दिन वही हुआ। सपना का सबसे छोटा भाई, उसने आत्महत्या कर ली, मतलब प्रदीप के सबसे छोटे साले ने। और ये देखकर उससे बड़े वाले साले ने भी कोशिश की कि वो आत्महत्या कर लेगा, लेकिन उसने तुरंत ही
ये कोशिश की और ये कोशिश उसकी उल्टी पड़ गई और सिर्फ उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया। और कोमा में भी वो बार बार प्रदीप को महसूस करता, मेंटली टॉर्चर होता और पता नहीं प्रदीप किस तरीके से उसे टॉर्चर कर रहा था कि उस कोमा में लगातार उसके नाक से, उसकी आँख से और उसके कान से खून बहता और थोड़ी थोड़ी देर पर वो खून बहता और फिर रुक जाता। ये टॉर्चर उसे मिल रहा था। सपना वो पागल खाने चली गई। अब बारी थी प्रदीप की सासू माँ और उसकी पत्नी की। सासू माँ और उसकी पत्नी ने साथ में मरने की कोशिश की, लेकिन प्रदीप ने अपनी सासू माँ को तो मरने दिया, लेकिन अपनी पत्नी को बचा लिया। पत्नी को बचाने के बाद उसने अपनी पत्नी को वो सारी बातें बताईं जो बातें अभी तक उसे आम लग रही थी कि प्रदीप ने मरते वक्त वो बड़ा आईना क्यों वहाँ पर खड़ा छोड़ा था और बाकी वो लेटर लाल रंग की स्याही से क्यों लिखा हुआ था, मतलब सुसाइड लेटर। उसके बाद उसे ये पता चला कि वो जो आईना वहाँ पर रखा गया था, वो आईना उससे प्रदीप ने खुद को दूसरी दुनिया में आने जाने का रास्ता तैयार किया था और ये चीज़ें उसने मरने के कुछ वक्त पहले एक अघोरी के मदद से सीखी थी। उसके बाद प्रदीप ने घर के एक एक कोने में ऐसी ऐसी चीज़ें करके रखी हुई थी जिससे कि चाह कर भी कोई भी उस घर से, उन लोगों से प्रदीप को अलग ना कर पाए। प्रदीप ने मरने के लगभग 3 महीने पहले से ही सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। कई बार उसने अपनी पत्नी को, उसके पूरे परिवार के लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई, खिलाई जिससे कि वो सब प्रदीप के मौत के बाद प्रदीप से जुड़ जाते। और पत्नी ने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि उसने उस लेटर को चबाया था, क्योंकि वो लेटर प्रदीप के खुद के खून से लिखा गया था और अब इस तरीके से प्रदीप का खुद का खून उसकी पत्नी के अंदर था, जिसके वजह से चाह कर भी अब प्रदीप को उसकी पत्नी से दुनिया की कोई ताकत नहीं अलग कर सकती थी। अब ये सारी बातें जानने के बाद वो पागलों की तरह गिड़गिड़ाती, चिल्लाती, अपने मौत की भीख मांगती, क्योंकि माफ़ी तो उसे मिलनी ही नहीं थी। लेकिन प्रदीप अब उसके मज़े ले रहा था और प्रदीप ने ये बात साफ साफ कही कि वो अब ना तो उसे जीने देगा और ना ही मरने देगा। उसके बाद प्रदीप ने वो घर, जो कि कभी उसकी माँ के नाम पर हुआ करता था, जिसे ज़बरदस्ती और अपने छल से उसकी पत्नी ने अपने नाम पर करवाया था, उस घर को भी अपने माता पिता और अपनी उस एक छोटी प्यारी बहन के नाम पर करवा दिया। अब उसकी पत्नी रह तो उसी घर में रही थी, लेकिन वो वहाँ से निकलना चाहती थी। अब प्रदीप उसे ये भी नहीं करने दे रहा था। वो हमेशा पागलों जैसी हरकतें करती, बार बार दौड़ दौड़ कर सड़क पर पहुंच जाया करती थी कि वो किसी गाड़ी के आगे कूद जाए, मर जाए, क्योंकि जो उसका भाई कोमा में गया था, अब 5 साल बीतने के बाद धीरे धीरे वैसे ही टॉर्चर झेलते झेलते उसका भाई मर चुका था। अब उसके पूरे परिवार में सिर्फ और सिर्फ वही बची हुई थी। अब उसकी कोशिशें किसी काम नहीं आ रही थी और एक दिन ऐसा कहते हैं कि वो कहीं गई और कहाँ गायब हो गई, वो कभी किसी को मिली ही नहीं। क्या वो सच में प्रदीप के साथ है या फिर कहीं अकेले कोई नर्क और अपने किए की सज़ा भुगत रही है, ये किसी को नहीं पता।
और उसके बाद प्रदीप की आत्मा। उसके बाद क्या, पहले भी प्रदीप की आत्मा किसी और को नहीं दिखती थी। तो अब शायद प्रदीप ने अपना वो दूसरी दुनिया का जाने और आने वाला द्वार बंद कर दिया और प्रदीप शायद अब मुक्त हो चुका है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई सच्चा एक्सपीरियंस है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर आप हमें आपका वो सच्चा अनुभव भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।